और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में इटली के रोम से स्कॉटलैंड के लिए रवाना होने वाले हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 समिट होने वाला है, जिसमें 120 देशों के नेताओं के सामने मोदी का भाषण होगा। G20 के अधिकतर नेता रोम से ग्लासगो ही जा रहे हैं, लेकिन बाकी 19 नेताओं और नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वर्ल्ड लीडर्स की सबसे ताजा रैंकिंग में मोदी नंबर 1 आए हैं। बाइडेन, एंजेला मर्केल और बोरिस जॉनसन जैसे लीडर को मोदी ने कैसे पछाड़ दिया है? देश में और दुनिया में प्रधानमंत्री की बढ़ती पॉपुलैरिटी का राज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इटली के रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन नेताओं से हाथ मिलाया, उन सब की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग आ गई है। दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली नेताओं की वर्ल्ड रैंकिंग में मोदी नंबर 1 आए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिस वक्त G20 समिट में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिकी रेटिंग एजेंसी 20 अलग अलग देशों में उनके नेताओं के लिए पब्लिक का मूड भांप रही थी। सर्वे हो रहे थे, लोगों से सवाल पूछकर रियल टाइम रैंकिंग तैयार हो रही थी। नरेंद्र मोदी 70% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर हैं, यानी 100 में से 70 लोगों ने मोदी के नाम को टिक किया। इसलिए मोदी से मुकाबले में दुनिया का कोई भी नेता नहीं टिक पाया। क्या बाइडेन, क्या बोरिस जॉनसन, क्या एंजेला मर्केल और क्या इटली वाले मारियो द्राघी। नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं और बाकी सारे नेता मोदी से पीछे। कतार वहां से शुरू हुई जहां मोदी खड़े हैं। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वैसे तो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं, लेकिन बाइडेन के पीछे भी पब्लिक का वो सपोर्ट नहीं है जो मोदी के साथ है। मोदी की 70% अप्रूवल रेटिंग के मुकाबले बाइडेन के पास सिर्फ 45% अप्रूवल रेटिंग है, यानी 100 में से 55 अमेरिकी बाइडेन के खिलाफ हैं और सिर्फ 45% अमेरिकी बाइडेन के सपोर्ट में। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी को चलाती हैं। मर्केल ने रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया है। जर्मनी में उनकी जबरदस्त फॉलोइंग है, लेकिन मर्केल भी मोदी से मुकाबले में पिछड़ गई। एंजेला मर्केल को 53% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो मोदी के 70% से 17% कम है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन सिर्फ 39% अप्रूवल रेटिंग पा सके हैं। इस तरह जॉनसन मोदी से 31% पीछे हैं। मैक्सिको के लोपेज ओब्राडोर और इटली के मारियो द्राघी 60% से ज्यादा रेटिंग वाले यही दो नेता कुछ हद तक मोदी के करीब आ पाए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट वर्ल्ड रेटिंग में लोपेज ओब्राडोर को 67% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस तरह वो मोदी से 3% पीछे हैं। द्राघी को इटली के 60% लोगों ने अप्रूव किया है। इस तरह वो मोदी से 10% पीछे हैं। ब्राजील के बोल्सोनारो 36% और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन सिर्फ 35% रेटिंग पर हैं। यानी पॉपुलैरिटी के मामले में वो मोदी के आधे ही ठहरते हैं। दुनिया में मोदी की साख और धाक कैसे बनती है, इसे समझना हो तो G20 में मोदी के भाषण को समझना होगा। G20 समिट में प्रधानमंत्री का भाषण बंद कमरे में हुआ। वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई वीडियो बाहर नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका एक एक शब्द हमने पढ़ा है। मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का विजन रखा। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का जिक्र किया। अगले साल तक 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का वादा किया। सप्लाई चेन में भारत की अहमियत बताई और स्वदेशी वैक्सीन को WHO की मान्यता पर जोर दिया। मोदी ने जो जो कहा उसे 20 देशों के नेताओं ने गौर से सुना। इतने बड़े मंच पर मोदी जब दुनिया से मुखातिब होते हैं, तब वहां सिर्फ मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं होती, मोदी के पीछे इंडिया की स्ट्रॉन्ग इमेज होती है।
प्रधानमंत्री जब किसी नेता से हाथ मिलाते हैं तो उनके पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बहुमत की ताकत होती है। सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर प्रधानमंत्री ने रोम से जो वीडियो मैसेज भेजा, उसे सुनेंगे तो मोदी के विजन का क्लियर आइडिया मिलेगा। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा का, हमारे सपनों का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पीएम मोदी और पॉपुलैरिटी पर अब तक हजारों थियरीज आ गई हैं। मोदी आज तक कभी चुनाव नहीं हारे। 20 साल से लंबा अरसा हो गया वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, फिर भी पॉपुलैरिटी में नंबर 1 आते हैं। ये होता कैसे है? मोदी सोचते कैसे हैं? प्रधानमंत्री इंडिया में जितने पॉपुलर हैं, उतने ही विदेश में कैसे लोकप्रिय हैं? इसका राज आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खोला। एक सच्चे नेतृत्व के रूप में जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है, और कोई जो भी आरोप लगाना चाहे वो आरोप लगा सकता है, लेकिन मित्रों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी की नीयत और ईमान पर कोई मां का लाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। नीयत और ईमान पर नहीं कह सकता है कि इन्होंने इस काम को ऐसे किया है, ये किया है, ऐसे किया होता तो ज्यादा वैसे किया होता, लेकिन इंटेंशन और इंटीग्रिटी पर जो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। और मैं कह सकता हूं इंटेंशन और इंटीग्रिटी, इस कसौटी पर हमारे प्रधानमंत्री 24 कैरेट के सोना है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जिंदगी का इतना लंबा समय राजनीति में निकल जाए, 20 साल तक हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करते हुए निकल जाए। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि कोई भी भ्रष्टाचार का छींटा भी उनके दामन के ऊपर लगा हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। और सच्चे नेतृत्व की दोस्तों पहचान यदि बनती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी से बनती है, साख से बनती है। हमेशा वह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमें क्या करना है। वह यह नहीं कहता है डू एज आई से, वह कहता है डू एज आई डू। हमारा प्रधानमंत्री यह नहीं कहता है डू एज आई से, हमारा प्रधानमंत्री कहता है डू एज आई डू। नरेंद्र मोदी जो खुद करते हैं वही दूसरों से करने की अपेक्षा रखते हैं। मोदी समय से ऑफिस पहुंचते हैं, इसलिए उनके मंत्री भी समय से दफ्तर आते हैं। मोदी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए अफसर भी टाइम टेबल फॉलो करते हैं। डेडलाइन को लेकर मोदी सख्त हैं, इसलिए सरकारी प्रोजेक्ट वक्त से पूरे होते हैं। नरेंद्र मोदी न खाते हैं न किसी को खाने देते हैं। लेकिन मोदी जैसी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी कोर वोटर्स के कारण है।
ये कोर वोटर्स पार्टी के हैं जो अभी मोदी के साथ जुड़े हैं। अगर यही सच होता, मोदी 70% वाली रेटिंग तक नहीं पहुंच पाते। कोर वोटर्स तो पार्टी के पास हमेशा से रहे, लेकिन मोदी अपनी पार्टी के पहले ऐसे लीडर हैं जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। युवा वोटर मोदी के अपने हैं, फर्स्ट टाइम वोटर मोदी के अपने हैं, महिला वोटर मोदी की अपनी है, पिछड़े वोटर मोदी के अपने हैं। यह मोदी का वोट बैंक है जो किसी भी दूसरे वोट बैंक से बड़ा है। खास बात यह है कि मोदी अपनी पार्टी की कोर आइडियोलॉजी को फॉलो करने में दूसरे किसी भी नेता से आगे है। राम मंदिर का वादा मोदी ने पूरा किया। धारा 370 हटाने का वादा मोदी ने पूरा किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा क्या यह भी मोदी ही पूरा करेंगे? प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले मंत्रियों को ऐसा ही लगता है। जोखिम उठाने से नरेंद्र भाई मोदी कभी डरते नहीं। लोग कहते थे धारा 370 समाप्त होगी तो कश्मीर जल उठेगा। क्या क्या बातें होती हैं। मैं समझता हूं छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जम्मू कश्मीर में सब मिला जुलाकर अभी छिटपुट घटनाओं को कुछ छोड़कर शांति है। यह सच है कि हमारी जो विरोधी ताकतें हैं उनके अंदर छटपटाहट है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का मनोबल टूट चुका है। यह बात मैं दावे के साथ मैं कहता हूं। अब पाकिस्तान के लाख चाहने के बावजूद कश्मीर के मुद्दे पर अब कोई समर्थन नहीं जुटा पा रहा है। रोम में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे नरेंद्र मोदी ने फूल चढ़ाए तो सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को लगता है कि गांधी और मोदी में एक बहुत बड़ी कॉमन बात है। महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों का गुजरात कनेक्शन सब जानते हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि गांधी के बाद इंडिया को सबसे ज्यादा मोदी ने समझा है। पहले रक्षा मंत्री की बात सुन लीजिए, फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से इसकी अहमियत बताते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में भारत के समाज और उसके मनोविज्ञान की जितनी समझ मोदी जी में है वह अतुलनीय है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि महात्मा गांधी के बाद मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय समाज और उसके मनोविज्ञान पर गहरी पकड़ रखी है, जो ठोस और व्यापक अनुभवों के ऊपर आधारित है। और इसकी मुख्य वजह यह है, कारण क्या है, अन्य लोग क्यों नहीं कर पाए। महात्मा गांधी की भी मैं मानता हूं कि एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी, और मोदी जी के बारे में भी कहना चाहता हूं, यह स्थिति उनकी बन पाई है, यह ताकत उनके पास भी आ पाई है तो उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के कारण ही बन पाई है। चाय वाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये ब्रांडिंग हिंदुस्तान की सीमा से आगे निकल चुकी है। मोदी अपने बैकग्राउंड को कभी छिपाते नहीं, फिर भी वो भारत वाली बात को पूरे दम से रखते हैं। देश हो या विदेश हो, मोदी न भारत को भूलते हैं न भारतीयों को भूलते हैं, न ही भारतीय संस्कारों को भूलते हैं। तभी तो रैंकिंग में वो सबसे आगे निकल जाते हैं। और इधर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग तो हटा ली, लेकिन इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी इन रास्तों पर किसानों का कब्जा है। टेंट तंबू लगे हुए हैं। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर सिर्फ 5 फीट का रास्ता दिया है। शर्त यह रखी है कि सिर्फ 2 व्हीलर और एम्बुलेंस ही जा पाएंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर यह सहूलियत भी नहीं मिली है। उल्टे राकेश टिकैत ने सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देने की नई धमकी दी है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुप्रीम ऑर्डर के बाद भी क्यों नहीं खुले बॉर्डर? क्लियर पिक्चर इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। गाजीपुर टू टिकरी, सुप्रीम ऑर्डर, फिर भी क्यों नहीं खुले बॉर्डर? पुलिस ने बैरिकेड हटाई, किसानों ने फिर राह भटकाई। पांच फीट खुलने के बाद भी कितना बंद है टिकरी बॉर्डर। यहां पर इस रास्ते को खोल के जो बाइकर्स हैं, यानी कि जो 2 पहिया वाहन हैं, उनकी एंट्री अब यहां पर हो गई है। गाजीपुर में बैरिकेड हटे, किसान रोड पर ही डटे। जो बॉर्डर खुलने की बात हो रही है, लेकिन अभी यहां पर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। और आप देखिए 2 व्हीलर्स तक जो है उन्हें इस गाजीपुर बॉर्डर से जो ऊपर की जो 2 लाइन है
वहां से दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जा रहा। 11 महीने बाद लोगों को लगा था कि दिल्ली बॉर्डर खुल जाएंगे। दिवाली से पहले टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के नो एंट्री में एंट्री मिलने लगेगी। उनके सफर की राह के रोड़े अब हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से भले ही बैरिकेड्स हटा लिए हैं, लेकिन रास्तों पर अभी भी किसानों ने लाल बत्ती जला रखी है। टिकरी बॉर्डर पर 5 फीट तक रास्ता भले ही खुल गया, लेकिन परेशानियां अभी भी जस की तस है। टिकरी बॉर्डर पर अभी सिर्फ 2 व्हीलर्स और एम्बुलेंस के आने जाने की मंजूरी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी 2 पहिया के साथ ही 4 पहिया वाहनों के लिए रेड सिग्नल जला हुआ है। पुलिस के बैरिकेड हट गए हैं, लेकिन अभी भी आवाजाही बंद है। इस बीच राकेश टिकैत की नई धमकी भी आई है। अगर जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। आपने तो ट्वीट में ये भी लिखा कि जबरदस्ती उठाने की, ये समझ में नहीं आया। कोई क्यों लग रहा है? छेड़खानी है, यहाँ पे करेंगे तो हमारे वाले वही गाँव में करेंगे। हाँ करेंगे, ये यहाँ करेंगे तो अपने गांव के लोग वहां पर करेंगे। टिकैत की और कौन कौन सी नई धमकी आई है? क्या बोलकर टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह करने की बात कैमरे पर कबूली है? हम ये भी सुनाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद खाली टेंटों के जरिए कैसे आने जाने वाले लोगों को अटकाया और भटकाया जा रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम इसकी क्लियर पिक्चर भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले टिकरी बॉर्डर की रियलिटी रिपोर्ट देख लीजिए। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर सिर्फ 5 फीट का रास्ता दिया है, लेकिन शर्त यह रखी है कि सिर्फ 2 व्हीलर और एम्बुलेंस ही जा पाएंगे। इसके लिए भी समय तय किया गया है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही टिकरी बॉर्डर को 2 व्हीलर्स के लिए खोला जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रोड फिर बंद कर दी जाएगी, क्योंकि अभी भी इन रास्तों पर किसानों का कब्जा है। टेंट तंबू लगे हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी गाड़ियों के आने जाने की भी अभी मनाही है। शनिवार को किसानों से बातचीत में रास्ता खोलने पर सहमति बनी, जिसके बाद रविवार सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक 5 फीट का रास्ता खोल दिया है। 5 फीट का रास्ता खुलने के बाद भी टिकरी बॉर्डर पर कैसे हालात बने हुए हैं, इसे इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर की ग्राउंड रिपोर्ट से समझ लीजिए। टिकरी बॉर्डर पर जैसा कि आप देख रहे हैं, बाइक कुछ जानी शुरू हुई हैं। ये जो बैरिकेड्स यहां पर लगे हुए हैं, इन बैरिकेड में सिर्फ एक ये रास्ता दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां पर जो ये पूरी तरीके से बैरिकेड पहले बंद रहता था, अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये हुई है जब आपसी सहमति बनी पुलिस की और किसानों की। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन प्रवीण मिश्रा दिखाएं कि यहां पर इस रास्ते को खोल के जो बाइकर्स हैं, यानी कि जो 2 पहिया वाहन हैं, उनकी एंट्री अब यहां पर हो गई है। यानी कि पहले जो लोग हैं उन्हें ये रास्ता पूरी तरीके से बंद था, क्योंकि आगे किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया गया था। अभी भले ही टिकरी बॉर्डर को आंशिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए अभी भी नो एंट्री है, जिसके चलते परेशानियां खत्म होने वाली नहीं हैं। इससे बड़ी गाड़ियों के ना आने जाने से इंडस्ट्रियल इलाके पर असर पड़ा है। जरूरी सामान की सप्लाई में देरी होती है। फल, सब्जी, दूध की सप्लाई में मुश्किल आती है। हरियाणा आने जाने में वक्त बर्बाद होता है। गाड़ियों को एक्स्ट्रा चक्कर लगाने होते हैं। जो रास्ता महज कुछ मिनटों में ही तय हो सकता है, उसको तय करने के लिए 7-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाकर जाना पड़ रहा है। आम जनता पिछले 11 महीने से कैसे परेशानियों का सामना कर रही है, इसे ऑटो ड्राइवरों के जरिए समझा जा सकता है। 11 महीनों से जो रास्ता बंद था पूरी तरीके से, अब 2 पहिया वाहन के लिए रास्ता खोला गया है। लेकिन आप लोग जैसे ऑटो चलाते हैं या जो गाड़ियां हैं, जो कैब चलाते हैं, उनको क्या दिक्कत होती है? कौन सा रूट आप लोग अपनाते हैं? सर जी, यहाँ से हमें जाना पड़ता है झाड़ोदे होकर, हमें यहाँ से बहादुरगढ़ जाने के लिए 6 किलोमीटर तय करना पड़ता, और हमारी गाड़ी बिल्कुल टूट जाती, गड्ढे बहुत ज्यादा हो रहे। ये नाम के लिए खोला गया है। हमारी इसमें बताया 2 व्हीलर 3 व्हीलर जाने देंगे, एम्बुलेंस आप सर जाकर चेक कर सकते हैं, जगह है ही नहीं। सिर्फ 2 व्हीलर जा रहा है और एम्बुलेंस का रास्ता है। हमें सर बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही है। टिकरी बॉर्डर का जायजा लेने के बाद इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर टिकरी बॉर्डर से थोड़ा आगे बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ जाने वाले मेन हाईवे पर पहुंचे। वहां भी उन्हें किसानों के टेंट दिखाई दिए। हैरानी की बात यही है कि यहां पर किसानों की तादाद काफी कम है। प्रदर्शनकारी किसान गिनती के बचे हैं, लेकिन सड़क पर कई किलोमीटर तक टेंट लगे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए हैं। अस्थायी मकान बने हुए हैं। इस वजह से रास्ता ब्लॉक है।
ये जो पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर खड़ी हुई है और इस तरीके से यहाँ पर एक लंबा ये जो पूरा रूट है, यहाँ पर किसान जो है अपना जब उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था उसके बाद इस तरीके से अपने रहने के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली और जो टेंट हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि आपकी जहां तक ये नजर जाएगी आगे तक ट्रैक्टर और इसके अलावा यहाँ पर ये जो टेंट है, हालांकि लोग फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, वो यहाँ पर इस तरीके से लगाए गए हैं। मिला के 45-50 किलोमीटर तक ये किसान बैठे हैं जी। अच्छा, जैसे अभी प्रशासन और जो किसान हैं उनके बीच में जो एक समझौता हुआ है कि सिर्फ बाइकों का रास्ता दिया है, टिकरी बॉर्डर से 5 फीट का रास्ता दिया है कि बाइक और एम्बुलेंस आ सकती हैं, गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं दिया गया है अभी, तो आप लोगों को क्या लगता है? जो गाड़ी वाले लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें भी रास्ता मिलना चाहिए। वो दोनों बातें हैं जी। बड़ी गाड़ी को रास्ता मिलता है तो यहाँ रश होगा, रश तो पहले आप देख रहे हैं बहुत चल रहा है, तो कई गाड़ियों वाला या मोटरसाइकिल छोटी गाड़ियों वाले ना ऊपर जहाँ किसान बैठ रहे हैं ऊपर से गाड़ी जाती है तो कुछ भी हो सकता है किसी समय में, जैसे वाकई पहला भी हुए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और किसानों के बीच जिस सड़क को खोलने की बात हो रही है उसके ना खुलने की वजह भी वहां बड़ी संख्या में मौजूद टेंट और ट्रैक्टर ट्रॉली ही है। प्रदर्शन करने वाले किसानों का भले ही यहां अता पता नहीं है, लेकिन खाली टेंटों ने रास्ते को पूरी तरह से घेर रखा है। गाड़ी से हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर टेंट और ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जितने यहां पर टेंट हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, अमूमन जो पहले यहां पर भीड़ दिखती थी अब ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉली और टेंट खाली हैं। आप ध्यान से एक बार नजर आप देख सकते हैं कि एक एक दो दो लोग जो हैं वो आपको इन टेंटों के अंदर नजर आएंगे, यानी कि जिस किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद हैं उनकी असली रूपरेखा इस वक्त क्या है। अगर ट्रैफिक यहां पर नहीं चल सकता तो इस वजह से नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पर जो किसान आंदोलन यहां पर चल रहा थे अब उतनी संख्या यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर की क्लियर पिक्चर देख लीजिए। गाजीपुर बॉर्डर से होकर जाने वाली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा ली है, लेकिन अभी भी हाईवे पर किसानों का कब्जा है। हालांकि वो एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों को जाने दे रहे हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स वालों को बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभी क्या मना कर दिया गया है इन लोगों? हाँ, रेगुलर मना करते हैं। तो अब कितना घूमकर जाना पड़ता है, कितना समय लगता है? मेरे को भी आधा पौन घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा, इधर 5 मिनट की डिस्टेंस पे। अच्छा, आधा घंटा लगेगा। ये लोग ना रास्ते में अगर निकलने की कोशिश करो, हाथ पैर भी जोड़ो तो गाली गलौज करते मारते तक है। एक दिन मेरे को 2 थप्पड़ इसने मारे। ये लोग किसान के नाम पर, हम भी किसान के बच्चे हैं, हमारे पे 5-5, 10-10 बीघे गांव के काश्तकार हैं। जिस तरह से परेशान कर रहे हैं ना, हम लोगों की नौकरियां खतरे में। भैया, आप लोग जो है ट्रैफिक को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? ट्रैफिक कहाँ है? ये खड़े तो है, ये ट्रैफिक नहीं है। नहीं, ये बाइकर्स खड़े, ये सब बाइकर जो बोला वो छोड़े हैं, जो आदेश है उसके आदेश। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर आप देखें तो ये बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और यहाँ पर कुछ किसान यहाँ पर खड़े हैं जिनका साफ ये कहना है कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। वहीं अगर सड़क के दूसरी तरफ की भी हम बात करें, दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाएं आपको, तो आप देखें यहाँ पर भी जो है बैरिकेडिंग की गई है और किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है वो बीचों बीच खड़ी की हुई है और यहां से भी किसान जो है किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। आज समीर वानखेड़े ने खुद अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कई बड़ी बातें बताई। ये भी पता चला कि समीर के घर में कुछ लोग पुलिस वाला बनकर घुस गए। अब तक उन लोगों की आइडेंटिटी का पता नहीं चल पाया है। वानखेड़े फैमिली के मुताबिक उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों में वानखेड़े परिवार से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं और इन सभी मामलों पर आज समीर वानखेड़े ने अपनी बात रखी। ये बातें आपने आज तक समीर या किसी और से नहीं सुनी होंगी। हर दिन सुबह 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, गलत फैमिली के बारे में बातें, प्राइवेट बातें टारगेट करना, हर जगह सर हम गए, लेकिन फिर भी ये चीज बंद नहीं हो रही सर। अभी तक हर सुबह ये चीज हो रही है। मीडिया को बुलाना, मीडिया के सामने बेइज्जती करना फैमिली की, मुझे डराने की कोशिश, मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर। इसके लिए सर निवेदन है कि कायदे के हिसाब से सर जो कुछ भी जो हमें पीड़ा हो रही है सर उसका निवारण करें सर। जरूर। मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने डायरेक्ट जवाब दिया है।
एनसीबी के जोनल हेड वानखेड़े ने पहली बार बताया कि उनके परिवार की सिक्योरिटी पर खतरा है। ऑलरेडी पुलिस को सर इन्फॉर्म किया 25 तारीख को सर 3 जन पुलिस बोल के आए और फिर बाद में पुलिस का अपना कुछ पहचान पत्र बताया, पुलिस थाने का नंबर दिया, घर देख के गए और फिर बाद में वापस चले गए। तो इसने पैनिक में मुझे फिर, और सर क्या 2-3 दिन से इतना अलग अलग जगह से प्रहार हो रहा है तो ध्यान नहीं दे पाए। तो 2 दिन पहले मैं बोला नंबर दे मुझे, तो नंबर देखा तो सब अलग अलग नाम। फिर मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कंफर्म किया ये आपके लोग थे। तो पुलिस थाने वाला इंचार्ज बोलता नहीं सर ये मेरे लोग नहीं है। तो कौन है ये लोग? फिर जो घर तक ऊपर देख के गए। तो आपका कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाए? अभी एक सिर्फ मुंबई पुलिस ने सर प्रोवाइड किया सिक्योरिटी, एक गार्ड है मेरे पास में, तो वो लेकिन ऑफिस में है ज़्यादा, लेकिन उस पर भी सर हमको भरोसा नहीं है। तो आज में फाइनली समीर जी ने वहाँ का सीसीटीवी निकाला है और अगर ये पता चल रहा है कि वो लोग पुलिस से आए ही नहीं थे, लेकिन वो आए थे बोलते कि हम पुलिस हैं, लेकिन वो लोग पुलिस स्टेशन से आए नहीं थे, इसका मतलब है वो लोग डाउटफुल लोग थे। तो हमको ये पता करना है कि ये लोग कौन है। अच्छा, उनके सारे जो नंबर आए थे वो अलग ही नाम के नंबर थे, वो नंबर का कोई भी वो पुलिस स्टेशन में है नहीं। अच्छा, तो गंभीर, बहुत गंभीर की बात है अभी। समीर वानखेड़े के घर पर पुलिस वाला बनकर कौन आया था? क्या समीर वानखेड़े पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है? वानखेड़े फैमिली को टारगेट करने की कोशिश कौन कर रहा है? सर पब्लिक के सामने ऐसी भाषा यूज करना कि पूरा खानदान बोगस है। सर मैं दलित समाज से आता हूँ, यानी वो क्या बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं? बोगस का मतलब क्या सर? तो ये मेरे बेइज्जत करने की कोशिश, मेरा यूनिफॉर्म छीन लेंगे, मेरे को सर्विस से निकालेंगे। क्या मुझे राष्ट्रपति ने अपनी मेहनत पे सर मैं आया यहाँ पे और मैंने राष्ट्रपति ने सर मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते सर हमको। तो मेरे अगर मैंने गलत किया तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न्याय करे ये चीज में सर, और आप न्याय करें। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर वानखेड़े फैमिली की एक और फोटो शेयर की। नवाब मलिक ने सवाल पूछा कि फोटो में दिख रहा शख्स कौन है? इसका समीर वानखेड़े और दाऊद वानखेड़े से क्या रिश्ता है? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वानखेड़े फैमिली की तस्वीरों पर समीर वानखेड़े का फर्स्ट रिएक्शन सुनिए। 3 साल के बच्चों का अपने ऑफिशियल साइट पे बच्चों का फोटो डिक्लेयर करते हैं, यानी ये इतना उच्च स्तरीय होने के बाद, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद ये समझ में नहीं आता सर। हम उनका फोटो किधर भी नहीं डालते क्योंकि पता है उनको हमेशा सिक्योरिटी का सर बच्चों का भी इशू रहता है, लेकिन मैंने बच्चों का फोटो भी ओपन कर दिया। 3 साल के छोटे बच्चे कैसे कर दिए सर, पता नहीं। अभी वो बैलेंस करना होगा उधर भी डर लगता है सर, मुझे रात दिन नींद नहीं आती सर। किसको छोड़ा नहीं है सर, बहन के फोटो, बच्चों के फोटो, पिताजी के फोटो, वाइफ, किसको भी छोड़ा नहीं है सर, हर जगह। और वो भी ऑफिशियल साइट से अपने पब्लिसाइज करना बिना किसके परमिशन के। क्या कोई जुर्म किया है, कोई क्रिमिनल है, क्या कर रहे हैं? ड्रग्स ही साफ कर रहे हैं सर, देश सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ये क्राइम नहीं है सर। SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर आज समीर वानखेड़े के घर पहुंचे। इस मीटिंग में मंत्री जी ने दावा किया कि समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं, इसलिए आयोग को पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कल अरुण हल्दर जी ने मीडिया से संबोधन करते समय ये कहा कि समीर वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमें लगता है हल्दर जी आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसकी गरिमा रखिए। आयोग के परिणाम कोई चिट्ठी तो उसको कहीं ना कहीं जांच करना जरूरी हो जाता है। प्रक्रिया पूरी करके लोगों को सम्मन किया जा सकता है, उन्हें सिविल कोर्ट के राइट है, वो लोगों को बुलाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में रख सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि ये आप सरकार करे। कंप्लेंट मिल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, आपको पद पे बिठाया, सारी जांच, लेकिन मीडिया में आके सीधे आपने कह दिया कि वानखेड़े परिवार ने कभी धर्म परिवर्तन किया ही नहीं। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट स्कूटनी को लिखेंगे, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। पुलिस में कंप्लेंट हो रही है। मैं अपने बात पे कायम हूं कि वे
एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी के मुताबिक अरुण हल्दर खुद उनके घर आए। उन्हें वानखेड़े परिवार ने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अब आयोग की जांच में सच्चाई सामने आएगी। वानखेड़े परिवार से मिलने के बाद अरुण हल्दर का ऐलान सुनिए। उनका कहना है कि सबसे पहले उनकी जांच होगी जो समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। यही की जरूरत नहीं थी, तब भी उन्होंने कास्ट का इशू बनाया, जब तक कोई था ही नहीं इशू। और सारे ओरिजिनल हो चुका है। अब जांच बैठेगी, जरूर बैठेगी, लेकिन उनकी भी जरूर जांच बैठेगी जो ये आरोप लगा रहे हैं, और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो भी कच्चा चिट्ठा, जो भी गलत हो रहा है, वो सब बाहर आ जाएगा। इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं। अब अरुण हल्दर जी बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई एजेंडा हो सकता है क्या? रोज आखिर क्यों नवाब मलिक इस तरह की बातें कहते हैं? जी, उसी की जांच अभी होने वाली है, और वो अच्छा हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि उनके इंटेंशंस क्या है वो पता चल जाएगा। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक रोज कोई ना कोई सवाल उठाते हैं। कभी कोई सर्टिफिकेट की बात होती, कभी उनके परिवार की बात होती, निजी बातें होती, उसको लेकर भी कोई बातें कही है समीर वानखेड़े ने? नहीं, उन्होंने लिखित रूप से मेरे को दिया है। उन पे मैंने पढ़ने के बाद तो लगा है कि सारे जो कंप्लेन वही मंत्री का ऊपर में, उन्हें मंत्री उनको पर्सनली अटैक कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अभी मंत्री जी का क्या है, उनका एक पर्सनल एजेंडा को एस्टैब्लिश को कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं, और खुद को बदनाम कर रहे हैं, और उनका अपना दल को भी बदनाम कर रहा है। एक लोग इतना बड़ा रैकेट चक्र को, ड्रग्स चक्र को पकड़ने जा रहा है, और उसको खिलाफ में आप लोग ऐसा क्यों बोल रहा है? आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक गवर्नमेंट का मंत्री के नाते आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आधिकारिक अपना कर्तव्य, आपका नैतिक दायित्व पालन कर रहा है, और आपने उनको ऊपर उंगली उठा रहे। इसका एजेंडा क्या है, इसका भी जांच होना चाहिए। अभी आपका विवेक, आपका धर्म से प्रश्न करो, आप मन में प्रश्न करो, मैंने तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? जो सर्टिफिकेट उन्होंने जमा दिया है, एक अधिकारी, उच्च पदस्थ अधिकारी अपना नौकरी खुआने का बाजी रख के कमीशन का पास गलत सर्टिफिकेट नहीं देख सकता है। ये मेरा अनुभव है। समझ सवाल उठाए थे, उसे SC/ST आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार, DGP महाराष्ट्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय को जाति विवाद मामले में आज एक नया मोड़ आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉक्यूमेंट्स हैं। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के हाथ में मौजूद इन पन्नों पर ध्यान दीजिए। आधार कार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर महाराष्ट्र सरकार जारी करती है। वानखेड़े परिवार ने ये 17 सबूत सबके सामने रखे और क्लियर कर दिया कि वो दलित हैं और उन्होंने कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। जब वानखेड़े परिवार ये दावा कर रहा था, तब उनके साथ केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। रामदास अठावले और वानखेड़े परिवार की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विषय जब हमने उनके सामने रखा, उनके सामने सारे हमने पुरावे रखे, जो भी प्रूफ है हमारे पास वो उनके सामने रखे। सब सबूत देखने के बाद उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ, ये लोग सच बोल रहे हैं। और नवाब जी रोज आप जो बोलिए, मालदीव्स का आरोप बोलिए, पैसे लेने का आरोप बोलिए, ये पैसे की सेटिंग दुबई में हुई, इसके उसके सारे आरोप आज तक कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि समीर जी ये है कास्ट का, वो है, उन्होंने फ्रॉड किया है, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ, आपकी आंखें खोलिए और सिर्फ सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच है ना, वो ढक सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे पीछे एक बड़ा केंद्रीय नेता, जो न्याय और सामाजिक मंत्री रामदास जी, मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको दिखाया। मलिक जी कहते हैं कि कोई दलित का हक मार के
इन्होंने ये लिया रहे हम खुद ही दलित है, हम खुद अम्बेडकरवादी है, खुद हमारा ही हक है। हक मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाली आपके जवाई को, जो समीर खान उनका नाम है, उनको अरेस्ट किया एनसीबी मेरे बेटे ने, इसीलिए वो हमारे ऊपर, मेरे बेटे के, मेरे बेटी के, मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे, ये जाति का, ये मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया। मतलब साफ है, मंत्री को वानखेड़े फैमिली के सबूतों पर पूरा भरोसा है। पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है #वी सपोर्ट समीर वानखेड़े, यानी रामदास अठावले समीर वानखेड़े को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले समीर वानखेड़े के परिवार ने सभी दस्तावेज रामदास अठावले को दिखाए। समीर देव वानखेड़े अपने साथ दस्तावेज ले गए थे। इनमें सबसे जरूरी कागज था कास्ट सर्टिफिकेट। मंत्री ने इन दस्तावेजों को चेक किया, उनकी सच्चाई को जांचा और जब उन्हें विश्वास हो गया तब उन्होंने नवाब मलिक के आरोपों को झूठा करार दिया। यानी रामदास अठावले और उनकी पार्टी समीर वानखेड़े के साथ है। अठावले खुद कह रहे हैं समीर वानखेड़े दलित समाज के हैं, आरक्षण लेना उनका अधिकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट जो देखे आपने, जाति के दाखिले प्रमाण पत्र, तो कितने सच दिखाई दिए आपको? पूरे सच है, मतलब जो डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाले हैं वो पूरे सच ही है। मतलब उन्होंने जो उसका कास्ट सर्टिफिकेट है, जब नौकरी के लग गए थे तब की, मतलब उनके नाम जो है तो सब मतलब उसमें नहीं है और इसीलिए नवाब मलिक के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। यही बताने का मकसद ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी का था और उन्होंने मेरे पास आकर आग्रह किया है कि भाई आप दलित समाज के नेता है, दलित समाज के आदिवासी पर अन्याय हो रहा है, दलित समाज के फैमिली को बदनाम किया जा रहा है, तो उसके लिए आपने कोई ना कोई तो मतलब हमको मदद करनी चाहिए। इसके लिए मतलब उनके पिताजी ज्ञानेश्वर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर मेरे पास आए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।